हाय डियर स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 9 की हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम था मंत्र, जिसका हम लोगों ने 3 भाग पढ़ चुका है। आज चौथा भाग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। यानी क्या पढ़ा था हमने आगे कि एक बूढ़ा रहता है, उसके बेटे की तबीयत खराब रहती है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता है, क्योंकि वो संध्या के समय वो खेलने जाता था, तो इसलिए वो उसको बिना देखे चला जाता है और उसी दिन उसी रात को उसका बेटा मर जाता है। लेकिन ये डॉक्टर बहुत हष्ट-पुष्ट, इसके भी 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़की की शादी हो गई होती है और लड़का अभी 20 साल का हुआ रहता है। 20वीं सालगिरह मनाया जाता है। बहुत सारी महफिल सजी रहती है। उसमें उसकी प्रेमिका रहती है मृणालिनी। वो उसे सांप, उसके बेटे का नाम कैलाश रहता है, तो उसे कैलाश जो था वो सांपों को पालता था, उसकी देखरेख करता था और उसके सभी भाव को समझता था। उसकी प्रेमिका ने उससे कहा कि मुझे आज सांप दिखाओ, आज मैं भी देखना चाहती हूँ। तो लेकिन उस महफिल में बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, गलत है, उसको उकसा दिया। तब उसने क्या किया, सांपों को एक तरफ दरबे के पास कुछ लोगों को ले गया और दिखाने लगा। वो नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका के चेहरे को देखते हुए कि उसकी बात से, उसके मना करने से वो निराश हो गई है, तो वो फिर सांप को दिखाता है। तो अभी सारे सांप बाहर आते रहते हैं, वो बीन बजाता है तभी। तो उसी में से कुछ लोग कहते हैं अरे उसके दांत तोड़ दिए होंगे। तो वो उन लोगों को दिखाने के लिए एक सांप का गर्दन जोर से दबाता है और जब दबाता है तो सांप को ऐसा लगता है कि आज लगता है कि जो मेरा मालिक है, जो मेरे देख रेख करता है, वो वो मुझे क्यों मारना चाहता है, ऐसा वो उसको भ्रम हो जाता है और वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या क्या करता है वो देखते हैं। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। यानी जब साक्षात डायरेक्ट कोई आपको सबूत दिखाए तो उसका संदेह, यानी उसका शक का कोई स्थान ही नहीं रहता। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी, यानी ढीली की, और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। यानी उसको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस दिन उसने लोगों को उसके दांत दिखाने के लिए उसका गर्दन खूब जोर से दबाया था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था, यानी गायब हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, यानी वो जड़ी बूटियों में विश्वास नहीं करते थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। पोंछने लगी, जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। कौन? कैलाश। क्यों? क्योंकि उसको सांप ने काट लिया था। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, यानी कभी किसी को कुछ हो जाता है तो 4 लोग आते 4 बातें करते हैं।
वही बात है। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? यानी उसको बहुत दुख होने लगा और उसने दुख प्रकट करते हुए कहा, क्या कोई जड़ी कोई असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा, यानी उंगली काटने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता ही नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया, यानी कोहराम मच जाना, यानी शोर शराबा होने लगा। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। यानी मंत्र के बारे में कहने लगा कि मंत्र अगर कोई पढ़ा दे आकर मंत्र के द्वारा ही ठीक हो सकता है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, यानी मेरी अक्ल पर पत्थर, यानी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती? बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी को बुलाइए, झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले वे, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। यानी वो कहने लगा कि मैं अपनी सारी जायदाद दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कोई बचा ले। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका? जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, यानी मृणालिनी की जो इच्छाएं थी वो भी तो सारी दब गई, और माँ बाप का जो बेटे के सिर पर सेहरा देखने का सपना था वो भी तो नहीं हुआ। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जल मग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। नहीं, कहने लगे लोग, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, यानी निशब्द, जिसमें कोई शब्द ना हो, छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, यानी जहाँ खुशी की आवाज थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था, और वहाँ पर करुणा की कलकलाहट थी, आवाज थी, और अश्रु मतलब आंसुओं का प्रवाह था। आइए देखते हैं आगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक
किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच लाता था। यही उसकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोता देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? यानी कल के लिए कोई है नहीं तो काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले की पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? न देगा न सही घास तो कहीं नहीं गई है। न देगा न सही घास तो कहीं नहीं गई है, कह रही है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। क्या कहता है कि जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। अब देखेंगे कि वो जो बूढ़ा है यानी भगत जो था, भगत वो जाता है कि नहीं जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको दोहरा लीजिए। ओके।